गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। कौन कौन आ गया? चंदा शर्मा, निकिता शर्मा, ममता शर्मा, तनुश्री, मोनिका, ना बेटा? कल अपन बात कर रहे थे बायोटिक इंटरेक्शंस, जैविक पारस्परिक क्रियाओं की बात कर रहे थे। मतलब किसकी? बायोटिक इंटरेक्शंस, जैविक पारस्परिक क्रिया। एक में भावना और चेल्सी, उनको एडमिट कर देते हैं, भावना एंड चेल्सी। मैम मेरी परसेंट लगा दी आपने? हम बोल रहे हैं बेटा पायल राजे। या मैम। हाँ बेटा लगा दी पायल। गुंजन आई है, गुंजन को एडमिट कर देते हैं। चित्रांशा, गुंजन। अब अपन बात करते हैं किसमें? बायोटिक इंटरेक्शंस में डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, जो कि म्यूचुअलिज्म के अंतर्गत आता है। तो यह पौधों एवं विभिन्न जंतु प्रजातियों के बीच सह उपकारिता का एक और प्रमुख उदाहरण है। विभिन्न पादप प्रजातियों के फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन में अनेक जंतु जैसे बंदर, गिलहरी तथा पक्षी, बंदर, गिलहरी तथा पक्षी एवं कीट सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एक मिनट, निर्मला चौधरी आ गई। निर्मला चौधरी, चित्रांशा, निर्मला चौधरी। चित्रांशा को भी एडमिट कर देते हैं। एक मिनट, चित्रांशा। तो
तो विभिन्न जंतु एवं पक्षी इन फलों में बीजों को खा लेते हैं तथा जब ये अन्य स्थान पर मल विसर्जन करते हैं तो इनके मल के साथ बीज भी बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार दूरस्थ स्थानों में बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। बीजों का डिस्पर्सल मीन्स प्रकीर्णन हो जाता है। इसके साथ ही कुछ पौधों में सीड कोट अत्यधिक कठोर होता है, अतः सामान्य प्रक्रिया में इनका अंकुरण आसानी से नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे कठोर बीज आवरण वाले बीज जब जंतुओं की आहार नलिका से होते हुए बाहर आते हैं तो पाचन तंत्र में उपस्थित पाचक रसों डाइजेस्टिव जूसेस के कारण इनके बीज आवरण की कठोरता समाप्त हो जाती है। एक मिनट पिंकी चौधरी को एडमिट कर देते हैं। पिंकी चौधरी आ गई, इंदिरा चौधरी भी आ गई हैं। एक मिनट, इंदिरा चौधरी एंड पिंकी चौधरी। क्या बताया कि सामान्य प्रक्रिया में इनका अंकुरण आसानी से नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे कठोर बीज आवरण वाले बीज जब जंतुओं की आहार नाल से होते हुए बाहर आते हैं तो पाचन तंत्र में उपस्थित पाचक रसों डाइजेस्टिव जूसेस के कारण इनके सीड कोट की कठोरता समाप्त हो जाती है एवं इनका अंकुरण भी आसानी से हो जाता है। इस प्रकार के कठोर बीजों में टमाटर, मिर्च, अमरूद व तंबाकू के उदाहरण आते हैं, जिनकी अंकुरण क्षमता में प्राणियों की आहार नाल से निकलने के बाद वृद्धि होती है। इस प्रकार हमने देख रहे हैं आज डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, अनेक शाक भक्षी प्राणी जंगलों में उगने वाले पेड़ पौधों की चराई द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। अतः जब ये वन में घास व पेड़ पौधों को चरते हैं तो इसके साथ ही कुछ पौधों के चिपकने वाले या कंटक में बीज इनके शरीर पर चिपक जाते हैं और जब ये प्राणी चराई के बाद दूसरे स्थानों पर जाते हैं तो ये बीज भी इन दूरस्थ स्थानों पर इनके साथ ही पहुंच जाते हैं। कुछ पौधों जैसे सेंक्रस CENCHRUS, सेंक्रस मार्टिनिया एवं जेंथियम के बीजों का डिस्पर्सल इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब बात करते हैं सिम्बायोसिस इन लाइकेंस। लाइकेंस में सहजीविता। तो इस पादप समूह लाइकेंस के सदस्यों के पादप शरीरों में कवक एवं शैवाल वंश के सदस्य साथ साथ जीवन यापन करते हैं। शैवाल घटक फाइकोबायंट में नील हरित सदस्य एवं कवक घटक माइकोबायोट में एस्कोमाइसिटीज एवं बेसिडियोबाइसिटीज वर्ग के कवक सदस्य पाए जाते हैं। शैवाल एवं कवक घटक सहजीविता द्वारा एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। कैसे? शैवाल सदस्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, जबकि कवक सुकाए द्वारा जल का अवशोषण एवं आश्रय प्रदान करने का कार्य करते हैं। यदि लाइकेन पादप शरीर में फाइकोबायंट एवं माइकोबायंट को पृथक कर दिया जाए तो दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। अतः
सुचारू रूप से जीवन यापन के लिए दोनों का साथ साथ रहना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यह भी दो प्रजातियों के बीच सहजीविता का एक उदाहरण है, जिसमें दोनों सहभागी एक दूसरे के द्वारा लाभान्वित होते हैं। कुछ जीवाणु वंश जैसे राइजोबियम अपने संक्रमण द्वारा फेबेसी कुल के सदस्यों की जड़ों पर ग्रंथियां नोड्यूल्स उत्पन्न कर देते हैं। इनको रूट नोड्यूल्स मूल ग्रंथियां कहते हैं। इन ग्रंथियों में राइजोबियम को पौधे से पोषण तथा रहने के लिए आश्रय प्राप्त होता है तथा इसकी एवज में ये जीवाणु भी वायुमंडलीय युक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स एवं नाइट्राइट्स में स्थिरीकृत करके पौधे को नाइट्रोजन स्रोत के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। लेग्यूमिनेसी अथवा फेबेसी के अतिरिक्त भी अन्य संवहनी पौधों में भी मूल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें सहजीवी जीवाणु उपस्थित होते हैं, जैसे कि एबस। नाम क्या है बेटा? एबस नहीं, सॉरी, एलनस। एबस भी आएगा बाद में, एलनस, ALNUS। सेकेंड है कैज्यूराइना। तीसरा है पाइनस की कुछ प्रजातियां व आरुकेरिया, ARAUCARIA एवं पोडोकार्पस। इसी क्रम में साइकस की कोरेलॉइड रूट्स में एनेबीना साइकेडेसियरम एवं नोस्टॉक पंक्टिफॉर्मी द्वारा तथा जलीय फर्न एजोला में एनेबीना एजोली द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के उदाहरणों का भी उल्लेख किया जा सकता है। अब बात करते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन, कवक मूल गठबंधन। ये क्या होता है? माइकोराइजा या कवक मूल गठबंधन में विभिन्न वृक्षों या अन्य संवहनी पौधों की भूमिगत जड़ों एवं कवक तंतुओं के बीच जल एवं खनिज पोषण का आदान प्रदान किया जाता है। कुछ पौधों में कवक तंतु जड़ के चारों ओर लिपटकर अपना संपर्क केवल जड़ की बाहरी कोशिकाओं से बनाए रखते हैं। इस प्रकार के कवक मूल गठबंधन को एक्टोट्रॉफिक बाह्य पोषी कवक मूल कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्टोट्रॉफिक कवक मूल कहा जाता है। तो इस प्रकार के गठबंधन में कवक तंतु परपोषी पौधे के लिए रूट हेयर, मूल रोम का कार्य करते हैं एवं जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण मेजबान मतलब होस्ट पौधे के लिए करते हैं। पाइनस एवं ओक की प्रजातियों में इस प्रकार का बहिर्पोषी कवकमूल गठबंधन पाया जाता है। एक मिनट, अंजलि सोनी और आ गई, इनको एडमिट कर देते हैं। अंजलि सोनी, ठीक है। इस प्रकार का पाया जाता है गठबंधन। अपन किसकी बात कर रहे हैं? माइकोराइजल एसोसिएशन। कुछ पौधों जैसे कि ऑर्किडेसी, इरिकेसी एवं एसरेसी, ऑर्किडेसी, इरिकेसी एवं एसरेसी कुल के सदस्यों में कवक मूल गठबंधन के अंतर्गत हाइफी कवक तंतु मेजबान पौधे होस्ट प्लांट की जड़ के भीतर प्रवेश कर
आंतरिक कोशिकाओं से संपर्क स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार के गठबंधन को एंडोट्रॉफिक अंतःपोषी कवकमूल गठबंधन कहा जाता है। ये दोनों प्रकार के माइकोराइजा गठबंधन मेजबान होस्ट पादप के लिए जल एवं खनिज पदार्थों के अवशोषण में सहायक होते हैं। अंजलि सोनी, अंजलि शर्मा भी है क्या कोई? अंजलि शर्मा, अंजलि सोनी तो आती है, अंजलि शर्मा ये आई है। अंजलि शर्मा लगा दी बेटा, ठीक है, अंजलि शर्मा, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के माइकोराइजा गठबंधन मेजबान पादप होस्ट प्लांट के लिए जल एवं खनिज पदार्थों के अवशोषण में सहायक होते हैं तथा बदले में ये अपना पोषण इन पौधों की जड़ों से प्राप्त करते हैं। कुछ विशेष प्रकार के खनिज पदार्थों जैसे फास्फोरस का अवशोषण ये पौधे सीधे ही मृदा से नहीं कर पाते, अतः माइकोराइजा के माध्यम से ये खनिज तत्व इन पौधों को सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द प्रोटो कोऑपरेशन, जो आपके सिलेबस में है, जिसको कहते हैं प्राक सहयोगिता, प्रोटो कोऑपरेशन। तो प्रोटो कोऑपरेशन क्या होता है? इस प्रकार के धनात्मक संबंध में दोनों सजीव लाभान्वित होते हैं, लेकिन इस प्रकार के पारस्परिक संबंध अस्थायी होते हैं। मतलब प्रोटो कोऑपरेशन में क्या होता है? जो दोनों सजीव है वो उनको लाभ पहुंचता है, लेकिन यह प्रोटो कोऑपरेशन कैसा होता है? टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है एवं दोनों भागीदारों के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। जैसे कि बेटा समुद्री एनीमोन, सी एनीमोन, जैसे एडमसिया, सी एनीमोन, एडमसिया पेलिएटा नामक जंतु, एक अन्य बड़े जंतु हर्मिट, हर्मिट क्रैब, जिसको कि आप कहते हो यूपोगुरुस, यूपोगुरुवस, यूपोगुरुवस प्राइडियोक्सी, एक अन्य बड़े जंतु हर्मिट क्रैब पर चिपका हुआ पाया जाता है। क्या बताया? जो सी एनीमोन नामक जंतु है वो एक अन्य बड़े जंतु हर्मिट क्रैब के खोल पर मतलब शेल पर चिपका हुआ पाया जाता है। हर्मिट क्रैब सी एनीमोन को भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, जबकि सी एनीमोन अपनी दंश कोशिकाओं नेमेटोसाइट्स के द्वारा हर्मिट क्रैब को भारी खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरह हमने देखा कि दोनों जीव, दोनों सजीव लाभान्वित होते हैं। बेटा आवाज नहीं है, दोनों सजीव लाभान्वित। बेटा आवाज किसकी आ रही है? आवाज नहीं है, रिकॉर्डिंग जो पढ़ी पे है ना। जबकि कैसे देखा हमने बेटा? अभी मैं रुकी हुई हूँ क्योंकि आवाज आप लोगों की आ रही पहले। हाँ बेटा इसमें ये बता दो, सी एनिमोन हर्मिट क्रैब कैसे एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं? ये बताओ। बेटा किसकी आवाज आ रही है? आपकी रिकॉर्डिंग में चली जाएगी यूट्यूब पे। जबकि बेटा क्या बताया? सी एनिमोन व हर्मिट क्रैब एक दूसरे से क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। किस तरह से होते हैं? हर्मिट क्रैब सी एनिमोन को भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, और सी एनिमोन क्या करता है? अपने निमेटोसाइट्स के द्वारा हर्मिट क्रैब को बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रदान
करता है। हर्मिट क्रैब जब भोजन कर लेता है तो शेष बचे हुए भोजन की कुछ मात्रा सी एनिमोन को भी प्राप्त हो जाती है। तो प्राक सहयोगिता प्रोटो कॉपरेशन का उदाहरण सजीव पौधों की जड़ों, राइजोस्फीयर तथा पत्तियों की सतह, फाइलोस्फीयर पर मिलने वाले सूक्ष्म जीवों के बीच साहचर्य के रूप में मिलता है। जड़ व पत्तियां अपनी सतह पर उपापचयी पदार्थ जैसे शर्करा, अमीनो एसिड्स स्रावित करते हैं। ये पदार्थ जैसे शर्करा, अमीनो एसिड्स, शुगर, ये पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा पोषण के रूप में ग्रहण किए जाते हैं तथा सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके बदले पौधों को रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। कभी कभी सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वृद्धि हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। अब अपन देखेंगे एक और देखते हैं, किसको देखते हैं, चीटी रागीता। चीटी रागीता जिसको बोलते हो मिर्मिकोफिली। मिर्मिकोफिली क्या होती है, चींटियों की विभिन्न प्रजातियां कुछ वृक्षों जैसे कि आम, मैंजीफेरा, लीची, जामुन, साइजियम, जामुन को क्या कहेंगे, साइजीजियम, एवं दक्षिण अमेरिका बबूल, दक्षिण अमेरिका बबूल, अकेशिया स्फेरोसिफेला पर अपनी आवासीय स्थलीय का चयन करती हैं। चींटियों की अनेक प्रजातियां इन वृक्षों की अनेक डिस्टर्बिंग एजेंट्स एवं हानिकारक जीवों से रक्षा कर कर एक प्रकार से इनके अंग रक्षक का, बॉडीगार्ड का कार्य करती हैं। चींटियों द्वारा इस प्रकार से पौधों के लिए सुरक्षा प्रहरी की भूमिका के निर्वहन के बदले में ये वृक्ष इन नन्हे कीटों को आवास स्थली एवं भोजन प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया को चीटी रागीता मिर्मिकोफिली कहते हैं। तो अब किसकी बात करेंगे अपन, ये तो हो गई पॉजिटिव इंटरेक्शंस, ठीक है। अब बात करते हैं ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं की, नेगेटिव इंटरएक्शंस की। तो नेगेटिव इंटरेक्शंस की बात करने से पहले बता दूं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस मेन बनते हैं। तो पहला है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस में विभिन्न सजीवों के बीच पाए जाने वाले धनात्मक संबंधों, पॉजिटिव इंटरेक्शंस का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आप समझा दोगे जो अभी तक हो चुका, अब मैं समझाऊंगी। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है, ऋणात्मक जैविक संबंधों की व्याख्या कीजिए, मतलब नेगेटिव इंटरेक्शंस की डिटेल में व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन बनता है, मनुष्यों एवं प्राणियों के वनस्पति पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ नेगेटिव इंटरेक्शंस। तो इसके अंतर्गत दो जीवधारियों में इस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं कि परिणाम स्वरूप ये एक या दोनों सजीव प्रजातियों के जीवन यापन के लिए हानिकारक होते हैं। इस प्रकार के संबंध जो किसी एक या दोनों सहभागियों के लिए नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, उनको ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं, नेगेटिव इंटरेक्शंस या विरोध, एंटागोनिज्म कहते हैं। तो सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से
इस प्रकार के नेगेटिव इंटरेक्शंस को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? पहला है बेटा एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, दूसरा है प्रतिजीविता मतलब एंटीबायोसिस, तीसरा है प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। तो फर्स्ट शोषण एक्सप्लॉयटेशन क्या है इसकी बात करते हैं। तो इस प्रकार की ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया में एक सहभागी पार्टनर अपने आप को लाभान्वित करने के लिए दूसरे सजीव का शोषण करता है। इससे लाभान्वित होने वाला सजीव शोषित सहभागी से आश्रय, शेल्टर एवं पोषण प्राप्त करता है। शोषण प्रक्रिया को मतलब एक्सप्लॉयटेशन को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बेटा है पैरासिटिज्म परजीविता, दूसरा है प्रीडेटिज्म मतलब परभक्षिता। तो ये एक तो है परजीविता, दूसरा है परभक्षिता। इन दोनों प्रकार की ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाओं में एक सजीव अपने दूसरे सहभागी को नुकसान पहुंचाकर स्वयं लाभान्वित होता है, अर्थात अपना भोजन प्रदान करता है। मतलब एक सहभागी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है और स्वयं लाभान्वित हो जाता है। लाभान्वित का मतलब क्या है? अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। लेकिन दोनों प्रक्रियाओं का मतलब है परजीविता और परभक्षिता में अंतर यह है कि परजीविता में परजीवी पैरासाइट अपने परपोषी से भोजन तो अवश्य प्राप्त करता है, लेकिन इसका उद्देश्य परपोषी की मृत्यु नहीं होती। मतलब पैरासिटिज्म में क्या पाया जाता है बेटा? जो पैरासाइट है अपने होस्ट से परपोषी से भोजन तो प्राप्त करता है, लेकिन जो होस्ट है परपोषी है वो मरता नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन परभक्षिता में क्या होता है? जो परभक्षी है प्रीडेटर अपने सहभागी या शिकार को मार देता है। प्रीडेटर में क्या होता है? जैसा कि नाम है परभक्षिता, इसमें जो जिसका शिकार होता है वो मर जाता है। अब अपन डिटेल में बात करते हैं कि परजीविता पैरासिटिज्म क्या है। कि इस प्रकार के सजीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे सहभागी सजीव पर आश्रित रहते हैं। परजीवी सजीव मतलब पैरासाइट अपने परपोषी के ऊतकों से भोजन प्राप्त करता है एवं परपोषी को एवं होस्ट को समूल नष्ट नहीं करता। मतलब जो कि पैरासाइट है, पैरासाइट को क्या बोलेंगे? परजीवी। होस्ट से मतलब परपोषी से तो भोजन प्राप्त करता है, लेकिन परपोषी जिससे पैरासाइट भोजन प्राप्त करता है उसको पूरी तरह नष्ट नहीं करता। लेकिन कुछ दुर्लभ केसेस में, उदाहरण में परजीवी का संक्रमण तीव्र हो जाने से परपोषी की मृत्यु हो सकती है। और ये जब भी होता है जबकि परजीवी का संक्रमण अत्यधिक तेजी से होता है। अब कुछ परजीवी सजीव अपने जीवन यापन के लिए जीवन पर्यंत दूसरे सजीव अर्थात अपने परपोषी पर ही निर्भर करते हैं, तथा यदि उनको अपना निश्चित परपोषी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे परजीवियों को ऑब्लिगेट पैरासाइट अविकल्पी परजीवी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? एल्ब्यूगो, पक्सिनिया तथा अनेक रोगकारी जीवाणु एवं कवक इत्यादि।
इसके विपरीत कुछ परजीवी यदि परपोषी उपलब्ध नहीं हो तो अपने जीवन यापन के लिए मृत कार्बनिक सड़े गले पदार्थों को प्रयुक्त कर मृतोपजीवी सेप्रोफाइट के रूप में जीवन यापन कर लेते हैं। इस प्रकार के परजीवियों को विकल्पी परजीवी फैकल्टेटिव पैरासाइट कहा जाता है, जैसे कि टेफरीना TAPHRINA एवं अस्ट्रेलेगो तथा अल्टरनेरिया की कुछ प्रजातियां कवक तथा जीवाणु सदस्यों के अतिरिक्त कुछ आवृत बीजी पौधे जैसे कि अमरबेल कस्क्यूटा, ओरोबैंकी केसिथा तथा रेफ्लेसिया एवं स्ट्राइगा STRIGA भी परजीवी पौधों के उदाहरण हैं। ये आवृत बीजी मतलब एंजियोस्पर्म्स, ये आवृत बीजी परजीवी पौधे परपोषी पौधे की जड़ या इसके तनों से अपने भोजन, जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। इन आवृत बीजी परजीवियों को फिर से निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है बेटा टोटल स्टेम पैरासाइट, पूर्णतया स्तंभ परजीवी। दूसरा है पार्शियल स्टेम पैरासाइट, आंशिक स्तंभ परजीवी। और तीसरा क्या आएगा टोटल रूट पैरासाइट, पूर्णतया मूल परजीवी। इस प्रकार अपन आज बात करते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट की। कुछ पादप वंश जैसे कि अमरबेल, कस्क्यूटा एवं कैसिथा, अन्य पुष्पधारी पौधों जैसे बेर, बबूल, खेजड़ी, शीशम एवं अडूसा के ऊपर पूर्णतया स्तंभ परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इन परजीवी पौधों में पत्तियों एवं क्लोरोफिल का अभाव पाया जाता है। इनका तना अत्यंत कोमल एवं दुर्बल होता है तथा पीले रंग का होता है, जो परपोषी होस्ट पौधे पर पीले कोमल तंतुओं के रूप में लिपटा हुआ या लटकता हुआ पाया जाता है। परजीवी के तने से अनेक संपर्क स्थानों पर चूषकांग हॉस्टोरिया उत्पन्न होते हैं, जो परपोषी पादप के भीतरी भाग में प्रविष्ट हो जाते हैं एवं इसके संवहन ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम से अपना संपर्क स्थापित करके परपोषी से आवश्यक पोषण प्राप्त करते हैं। दोनों पादप प्रजातियों में अन्य आवृत बीजियों की भांति पुष्पन फ्लावरिंग भी होता है तथा इनका अंकुरण भूमि पर होता है। ये परजीवी परपोषी पौधे से भोजन का अवशोषण करके इसके द्वारा स्वयं के लिए निर्मित भोजन का अधिकांश भाग स्वयं ही हड़प जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परपोषी पौधा दुर्लभ हो जाता है एवं इसकी सामान्य वृद्धि नहीं हो पाती है।